व्यक्ति शिक्षित होगा तो आवाज़ उठाएगा, क्वेश्चन करेगा। जब क्वेश्चन करेगा तो वो चीज़ों को वो मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा। नई शिक्षा नीति को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो भी थ्योरेटिकल चीज़ है उसको प्रैक्टिकली कराया जाएगा। बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, बहुत सारे ख़राब भी काम हुए हैं और हमको एज ए मतलब एक आम नागरिक के तौर पे अच्छे को अच्छा कहना पड़ेगा और ख़राब को ख़राब कहना पड़ेगा। तो नौकरी सरकार नहीं देगी, आपको नौकरी छीनना पड़ता है। सरकार ने तो काफ़ी काम किया है। इंटरनेशनल रिलेशन जो है तो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। अब आप गरीब नहीं हो तो मत लीजिए 5 किलो राशन। क्यों ले रहे हैं आप 5 किलो राशन? नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम इस वक्त हैं वाराणसी में, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। और ये क्षेत्र इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देश की सबसे बड़ा जो यूनिवर्सिटी है वो है मौजूद है, यानी बीएचयू है। और जब हम बीएचयू के छात्रों से बात करेंगे तो जाहिर है राजनीति को एक अलग दृष्टि से देखने की कोशिश होगी और जानने की भी ज़रूरत होगी, और यहाँ पर जानने का मौका भी मिलेगा एक अलग दृष्टि से, क्योंकि छात्र होते हैं वो एक अलग नज़रिया रखते हैं बाकी लोगों से। जो बाहर लोग हमें मिलते हैं, चाय की टपरी पर मिलते हैं या फिर जो गाँव क्षेत्र में मिलते हैं, उन लोगों से छात्रों का नज़रिया देखने का अलग होता है राजनीति का। और आज की राजनीति में क्या चल रहा है ये छात्रों से बेहतर और शायद कोई ना बता सके। तो बीएचयू के ही कुछ छात्र हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत होगी और जानेंगे कि फ़िलहाल क्या चल रहा है। क्या नाम हुआ साहब आपका? अनिरुद्ध सिंह जी, आप अभी यहाँ बीएचयू में क्या कर रहे हैं? मास्टर करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, 4th सेमेस्टर। सबसे पहले अगर आपने बताया कि आप मास्टर्स कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो अगर आपसे शिक्षा को लेकर के शुरुआत की जाए तो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है नई शिक्षा नीति लेकर के आई है, और उसके अपोजिट जो पुरानी सरकारें हैं वो कहती थी कि जो पुरानी शिक्षा नीति थी जो अभी तक चलती आई है वो बेहतर थी। अगर आपसे पूछें तो कितना बदलाव आप देख रहे हैं या कितना बदलाव देखना चाहते हैं, उसके बाद हम आपसे फिर सरकारी मामलों पर आते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा पे जो भारत सरकार ने बजट की कटौती करी है वो सबसे दुखद उनका कदम है, क्योंकि जब आप बजट कम करेंगे तो कहीं ना कहीं रिसर्च प्रभावित होगा। हम लोगों को जो एलएस मिलता, एलएस या जेआरएफ जिसके थ्रू हम लोग करते हैं रिसर्च, यदि उसमें कटौती होगी तो प्रॉब्लम होगी। तो नई शिक्षा नीति को लेके तो मतलब बहुत सारे उसमें इनिशिएटिव हैं जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे आयाम जो इस अध्ययन के होते हैं वो खुलते हैं, लेकिन वो धरातल पे कितने आते हैं वो महत्वपूर्ण है। वो कागज़ों में बहुत हैं कि वो एक लड़का जाएगा, वो म्यूज़िक भी करेगा, वो लड़का फिर सामने केमिस्ट्री के लैब में भी होगा, वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, ये मतलब ठीक है। लेकिन इसको एक सही तरीके से और एक आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं और सहयोग करे सरकार तो बेहतर होगा। लेकिन सरकार ये बोलती है कि जैसे पहले सिर्फ किताबी ज्ञान की बातें होती थी, तो उसमें अब सरकार का ये कहना है कि आपने कहा बजट कटौती की है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी जो है ये सरकार दावा करती है कि वो बढ़ाई गई है, ताकि जो छात्र हैं वो ज़मीन पर उतर करके, या जो आप केमिस्ट्री कर रहे हो तो लैब में व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं, ऐसा सरकार दावा करती है कि फैकल्टी में चीज़ों की बढ़ोतरी हुई है, और आप कह रहे हैं बजट में कटौती हुई है। तो इसमें क्या भेद पाते हैं, जो हम वहाँ से दावे किए जाते हैं और जो आप यहाँ पर लैब में रह करके जो चीज़ें देख पाते हैं, इनमें क्या अंतर है? नहीं, शिक्षा के मामले में तो इस सरकार ये अवेयर नहीं है, और इस सरकार ने बहुत इसमें डाइल्यूट किया है इस प्रक्रिया को। जैसे कि अब इनका मतलब मुझे जहाँ तक लगता है, मैं यदि बहुत व्यक्तिगत तो नहीं कहना चाहता, लेकिन इन्होंने अपने एक जो राजनीतिक लाभ के लिए शिक्षा के स्तर को कम किया है, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो आवाज़ उठाएगा, क्वेश्चन करेगा। जब क्वेश्चन करेगा तो वो चीज़ों को वो मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा। अब लोग जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं कि लोग ब्लाइंडली फॉलो करें हमको, वो कोई भी दल हो। तो जब ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे, तो वो उनका फ़ायदा होता है उससे। तो ये यदि 10वीं 2014 में की नहीं नहीं 18 में। में की, तो फिर पहले से क्या सुधार दिख रहा है, या पहले से और बदतर हुई हैं चीज़ें या बेहतर हुई हैं चीज़ें? नहीं, पहले से सुधार अभी तो नहीं आया क्योंकि लागू नहीं हुआ है। लेकिन मैं नए शिक्षा नीति को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो भी थ्योरेटिकल चीज़ है उसको प्रैक्टिकली कराया जाएगा। जैसे मैं स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट हूँ तो प्रैक्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे सब्जेक्ट में, ठीक है ना। उसको और ज़्यादा अगर मोटिवेशन मिलेगा स्टूडेंट को तो अच्छा लगेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको लगता था, जैसे हम लोग पढ़ते थे क्लास 10th में, आपने बात किया 12th में, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते थे जिनका अगर प्रैक्टिकल हो जाए तो कहीं ना कहीं और अच्छे से हम उसको डील कर पाएँगे। और एक और अच्छी चीज़ इसमें लगी, जो ये कहा जा रहा है कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें गैप लेना चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए डिस्टेंस लर्निंग टाइप का, तो वो आप कर पाएँगे। वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा अच्छे से तो ये बहुत अच्छा है।
अभी आपके साथ जो हैं इन्होंने बात की कि उन्माद वाली बात बोली कि जब हमने शिक्षा नीति की बात की तो इन्होंने कहा कि कहीं न कहीं चीज़ों का राजनीतिकरण हो जाता है और जो उन्माद की भावना होती है उसके आगे जो है ये मतलब जितना भी एक प्लान किया जाता है चाहे शिक्षा को लेकर के चाहे किसी और चीज़ को लेकर के वो कहीं न कहीं जो इनके राजनीतिक लाभ होते हैं अपने उनमें कहीं न कहीं दब जाता है। अगर आपसे ये सवाल करें कि आप भी ये मानते हैं कि सरकार ने राजनीतिक उन्माद या किसी जो सामाजिक उन्माद है इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया, शिक्षा के ऊपर इन चीज़ों को रखा, तो क्या सही बात है? जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये सही बात है। सरकार ने केवल मुझे जहाँ तक उम्मीद है ज़्यादातर धर्म की राजनीति की है, शिक्षा पे बहुत कम काम किया है उसने। और जो नई शिक्षा नीति है अभी हम लोग तो मतलब अभी देखे नहीं हैं, अभी लागू नहीं हुआ है। अब लागू होने के बाद ही पता चलेगा ये कितनी बेहतर है। और जहाँ तक हम समझते हैं कि जैसे हम लोग प्रैक्टिकल वगैरह हम लोग 2 साल हो गया हमको यहाँ पे, दूसरा साल है ये मेरा, लेकिन अभी तक कोई शिक्षा में सुधार मुझे नहीं दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे शिक्षा को लेके ये सरकार ज़्यादा नहीं सोच रही है और फीस में भी वृद्धि हुई है काफ़ी, हॉस्टल हो चाहे कॉलेजेज हो, इनके फीस में ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो मैं ये फीडबैक भी देना चाहूँगा कि फ़ीस को थोड़ा सा कम किया जाए। थोड़ा इसको और क्लियर करते हैं, फीस में वृद्धि लोग नहीं समझते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप भी बीएससी कर रहे हैं? एमएससी का तो एमएससी फर्स्ट ईयर है? नहीं, सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपने कितनी फीस दी? सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में तो मैंने लगभग 5,000 के लगभग मैंने दिया था। और बट हॉस्टल का जो है फीस में इस बार पहले होता था 5,000 में 2 साल का हो जाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि 1 साल ही में ही 5,000 हम लोगों से लिया जा रहा है। एक साल में 5,000 लिया जा रहा है। कितने सेमेस्टर का हो रहा है? और 2 सेमेस्टर का होता है, हम लोगों का 4 सेमेस्टर है, तो 1 ईयर का 5,000 तो हम लोगों को पहले ही जमा करा लिया जाता है। फिर उसके बाद जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो पहले ये था कि यहाँ पे जो है कि वो जो 5,000 हम लोग जमा करती हैं तो उसके बाद बहुत कम देना पड़ता था, 1,000-1,200 के लगभग देना पड़ता था सेकेंड ईयर में। बट इस बार भी इस साल से जो हुआ है कि फीस में वृद्धि हो गया, तो हम लोगों को भी 4,000 या 5,000 के लगभग देना पड़ेगा। अच्छा, आपसे अगर ये पूछें कि जब आप एमएससी करने यहाँ पर आए होंगे तो जाहिर है कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी काम है, अब शिक्षा के बारे में तो हम लोग ज़्यादा ये करते हैं कि हम लोग कहीं पर भी किसी क्लास में एडमिशन लेते हैं, कोई कोर्स करते हैं तो उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि पहले वहाँ कितनी फ़ीस हुआ करती थी, अब कितनी फ़ीस है, और बीएचयू के बारे में तो सब जानते हैं। तो जब आप एमएससी में एडमिशन लेने आए थे या फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, जब आपने रिसर्च किया होगा तब आपको क्या चीज़ें पता चली थी कि कितनी फ़ीस है यहाँ पर, कितना खर्चा आता है पढ़ाई में, और उसके बाद जब आप यहाँ पर आए तो बाकी लोगों की बातों में और जब यहाँ पर आए तो कितना डिफरेंस लगा या फिर कितनी बढ़ोतरी तब देखने को मिली? नहीं, दरअसल बहुत ज़्यादा फ़ीसें तो नहीं मैंने वो देखी हैं, लेकिन बट इस बार से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मतलब जो पहले थोड़ी फ़ीस कम हुआ करती थी वो अब ज़्यादा हो गई है, यही डिफरेंस है। और शिक्षा के मामले में तो वही है, पिछले साल जो था वही है, और इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं बता सकता। सब अब एक थोड़ा सा देशव्यापी मामला है, अब चुनाव होने वाले हैं, तो अगर हम आपसे साधारण सी बात कहें, आपकी इच्छा है, हम आपसे आंकने को बोलेंगे, आप या तो पिछले 5 साल के कामों को आंक लीजिए या तो पिछले 10 सालों के कामों को आंक लीजिए, ठीक है? अब आप हमें ये बताइए कि ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की बात दूर तक जाती है, और अगर आप यहाँ पर जो चीज़ें बताएंगे लोग सुनेंगे। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ, पहले आप कुछ कामों को बताइए जो आपको शायद पसंद आए हों, जो आपको शायद ना पसंद आए हों। इसके बाद अब जब आप वोट करने जाएंगे, वोटर होंगे आप, और जब वोट करने जाएंगे तो फिर जहन में मुद्दे क्या होंगे? आपने कहा पहले जो काम पसंद आए हों, तो कुछ ही सरकार के काम अच्छे हैं, जो सड़कों पे काम हुआ है वो बेहतरीन है जो गडकरी साहब ने करा है, और जो स्वच्छता की बात है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, और जैसे एक और बात है वो डिजिटलाइजेशन जो हुआ है वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये सब मुद्दे अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा देश की अखंडता, एकता और देशवासियों में एक दूसरे के प्रति प्यार, उस पर बहुत गहरा चोट हुआ है। क्योंकि जो अंदर से खोखला करने की कोशिश करी गई है, जो ग्रुपिंग जिसको कहते हैं, केमिस्ट्री में पोलराइजेशन बोलते हैं, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है किसी एलिमेंट की तो इलेक्ट्रॉन उसके तरफ ज़्यादा पुल होता है, तो उसको पोलराइजेशन वहाँ क्रिएट होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन हो रहा है? हाँ, लोग ही हैं, वो पोलराइज हो रहे हैं कहें उनके बातों से। तो अब ये इसमें भी शिक्षा की ही कमी है, क्योंकि यदि शिक्षा होती तो पोलराइज नहीं होते, वो भी सेंटर में रहते।
वो पोलराइज हो जा रहे हैं तो सफल हैं। और कहा आपने एक बात वो पूछी कि वो मुद्दों की, किन मुद्दों पे हम वोट करेंगे, तो हमारा मुद्दा तो सिर्फ वही है, विकास लोगों का और देश का, और शिक्षा, स्वास्थ्य, यही बेसिक मुद्दे होते हैं एक आम आदमी के, कि इन मुद्दों पे ही वोट करना चाहिए। लेकिन इन मुद्दों से हट के हम कहीं ना कहीं युवा वर्ग भी और जो एक जो देश का जो कह सकते हैं जो 50-60 के एज में है, वो सब एक कह लीजिए धार्मिक एक वातावरण में, और एक उस तरह की बात जो एक छद्म राष्ट्रवाद जिसको कह सकते हैं, बहुत वो तो राष्ट्रवाद दिखता नहीं है देश में। राष्ट्र निर्माण की जरूरत। आपने राष्ट्रवाद की बात करी है तो मैं आपसे 2 लाइन में अगर आप बताएं कि जो राष्ट्रवाद जो चिल्लाया जाता है, उस राष्ट्रवाद की परिभाषा अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या बताएं? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि देश में 1947 में राष्ट्रवाद की ज़रूरत थी, और उस समय के लोगों ने उस समय आज़ाद कराया। इस समय राष्ट्र निर्माण की ज़रूरत है, तो हमें राष्ट्र निर्माण हम सब मिल के करना चाहिए। वो उस समय के लोगों को, पहली बात इस सरकार से एक और नाराज़गी है कि ये हमारे महापुरुषों को अभी बहुत अपशब्द कहते हैं जो उस समय किए, चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूँगा। तो उन महात्मा गांधी की बात, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, वो लड़ाते हैं एक दूसरे को, आज़ाद, भगत सिंह, कहीं ना कहीं ये लोग इंटरलिंक हैं बहुत। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक नया टर्म चला ही है, तो उसके थ्रू भी हम खासकर हम लोगों को वर्गलाने की कोशिश होती है। ये तो डिजिटलाइजेशन में आ जाएगा अगर आप व्हाट्सएप की बात करेंगे तो। और एक और आपसे सवाल लेंगे, फिर आप लोगों के पास आएंगे कि आप कह रहे हैं कि पुराने नेताओं को लड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बरक्स हम देखते हैं तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनका कद ये लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आपसे अगर हम ये पूछें कि आपने कहा कि जो महापुरुष हैं पिछले आज़ादी के वक्त के, उनको आपस में उनके बीच में भेद करा करके हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो वहाँ पर योगदान नहीं माना गया था, जो शायद हो सकता है कांग्रेस सरकार वो सामने नहीं ला पाई, इसको ये बहुत खुल करके सामने ले आए और एक इतनी बड़ी मूर्ति बनवा दी गुजरात में नर्मदा के किनारे, और फिर उनके कद को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो अच्छी चीज़ हुई ना साहब। नहीं, पटेल साहब बहुत महान नेता है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उनको ऊपर दिखाने के लिए किसी दूसरे को नीचे ना दिखाइए ना। उनके वो पैरेलल जो नेता हैं वो भी महान हैं, वो भी महान, सबने काम किया है इस देश के लिए। मेरा कहने का मतलब है कि लाइन बड़ी करनी है तो अपनी लाइन बड़ी करिए ना, दूसरे की छोटी करके अपनी बड़ी करना ठीक नहीं है। तो ये मेरा कहने का मतलब था। और वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि पटेल साहब बहुत महान नेता, उन्होंने इस देश को एक किया है, लगभग 500 के आसपास भारत में रियासतें थीं, तो उसको एक करके यूनाइट किया है। तो लौह पुरुष जिसको कह सकते हैं, बिस्मार्क भी बोलते हैं इंडिया का, तो वो तो बेहतरीन और आदरणीय हैं। वो मैं वो नहीं कह रहा, वो लोग एक थे। वो अब जो व्यक्ति 60-70 साल पहले मर चुका है, हम उसको कैसे जान सकते हैं? उसको सिर्फ पढ़ के ही जाना जा सकता है, उसको किसी अफवाह से, किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नॉलेज से नहीं जा सकता उन लोगों को। वो कहना है कि अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना रहे तो चीज़ें बेहतर होंगी, और किताबों से हम जानें, हम बेहतर ये कहने की कोशिश करें, किताबों से थोड़ा जुड़ें। डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, अब उसके बिना हम लोग जी नहीं सकते, वो भी ज़रूरी है। व्हाट्सएप, इंस्टा, सोशल मीडिया, सारी चीज़ें हम यूज करें, लेकिन हम उस जो हमारा सोर्स है नॉलेज का, उस पर फोकस करें कि सोर्स कहाँ से हमें मिल रहा है। पहले वो सोर्स वैलिड होना चाहिए, फिर तो न्यूज़ अच्छी है, कोई भी हो उसको ग्रहण करिए। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करें। क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम अभय सिंह है। हम अभी थोड़ी देर पहले नई शिक्षा नीति पर बात कर रहे थे, लेकिन उससे थोड़ा सा दूर आएंगे क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। अगर पिछले 10 सालों के या 5 साल के काम काजों को अगर आंकने की बात करी जाए, तो आप इस सरकार के काम को किस तरह से आंकते हैं? और एक चीज़ और, जो अभी आपके साथी ने एक बात बोली कि जो पुराने वक्त की चीज़ें थी, जैसे जो महापुरुष हुए थे, जो स्वतंत्रता में जिन्होंने अपना योगदान दिया, वो चाहे पंडित नेहरू हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या भगत सिंह हों, उनमें क्या किया जाता है, उनमें डिफरेंसेस पैदा किए जाते हैं। अब उनमें तो डिफरेंसेस पैदा नहीं हो सकते क्योंकि उनकी आपस में मतलब कोऑर्डिनेशन कैसा था, ये आज के वक्त में किसी को भी नहीं पता चल सकता है, लेकिन उनके ज़रिए हमें साधा जाता है। ये आपको कितना बेहतर लगता है? एक ये इस सवाल का जवाब दीजिएगा। और दूसरा ये कि आपसे कहता हूँ मैं कि पिछले इस सरकार के कामों को अगर आंकने की बात करें, कितने बेहतर तरीके से आप आंक सकते हैं? देखिए, मैं आपको पहले प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। देखिए कि इस देश में जो आज़ादी दिलाने का जो संघर्ष चल रहा था,
उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय इस सबसे इतर हर आदमी ने अपना सहयोग दिया। एक आम आदमी से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक के जितने लोग थे सभी ने अपना कुछ ना कुछ न्यौछावर किया है। तो उन लोगों को आज के राजनीतिक चश्मे से देखना, इस तरह से उनका ऑडिट करना, इसके तो हम लायक भी नहीं है ना। मतलब जो आजकल के सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे डोंट इवन डिज़र्व टू एनालाइज देम। तो देखो उनसे जो हो गया है, तो जो अच्छे थे बुरे थे, वो जो भी थे हमारे बड़े थे, हम उनके सारी अच्छे कामों को हमको देखना चाहिए कि उनसे सीखना चाहिए। कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे पटेल साहब थे, तो उन्होंने उस ज़माने में जो हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा था, तो उसको एकत्र करके एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया, एकत्रित किया। आज हम अपने घर में एकत्रित नहीं हो पाते हैं, 4 आदमी हैं, चारों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, तो उनसे हमको सीखना चाहिए। या जो गांधी जी ने काम किया, मतलब बहुत लंबी श्रृंखला है ये। तो अपने राजनीतिक चश्मे से लेके देखना उसको, ये गलत है। हमें उनके अच्छे कामों को मतलब उतारना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, हम भी उन जैसे बन सकें। हाँ, लेकिन एक बात और है कि अब इसमें मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहूँगा कि राजनीति अपनी जगह पे, मेरा अपना व्यक्तिगत जो विवेक है वो अपनी जगह पे है। ये कहना चाहूँगा मैं सिर्फ कि हमारे आदर्श APJ कलाम साहब हो सकते हैं, हमारे आदर्श जिन्ना नहीं हो सकते। आप इसको राजनीति से जाएँ चाहे किसी से जाँचें। तो अब आपके दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न आपने ये पूछा कि इस सरकार ने पिछले जो 2014 से चल रही है, इसको कैसे आंक सकते हैं। देखिए, पिछले 10 वर्षों में बहुत अच्छे काम हुए हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे अच्छा किया जा सकता था। जैसे ये चाहूँगा कि किया जा सकता था उससे पहले ये क्लियर कर दो। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जितनी बात बोलें आप लोग, क्योंकि स्टूडेंट हो और कोई भी बोलता है, जैसे अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम लिया, तो यहाँ पर कुछ उस तरह का ना रह जाए। अगर आप बोलो कुछ भी कि ये बेहतर हुआ, ये गड़बड़ हुआ है, तो उसे क्लियर कर दो। मैं आपको टू द पॉइंट स्पेसिफिक होकर बताता हूँ। जैसे इस सरकार ने एक अच्छा काम ये किया था कि सबसे पहले मतलब जो अभियान चलाया गया था, स्वच्छता अभियान, मोदी जी ने बनारस से ही उसको प्रारंभ किया था, तो वो एक अच्छा काम था। एक योजना चलाई गई थी, उज्ज्वला योजना। उस योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को जो मतलब सिलेंडर नहीं उस समय ले पाते थे, उनको फ्री में सिलेंडर दिया गया, ये एक अच्छा काम था। किसानों को 2000 रुपये की सम्मान निधि दी गई, ये एक अच्छा काम किया था सरकार ने। और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम हुए, सड़कें बनी, बहुत जगह मतलब नए नए एयरपोर्ट्स बने, ये सारे काम अच्छे थे। दूसरा जो आप ये कह रहे हैं कि खराब, जैसे बहुत अच्छा काम ये हुआ था कि धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, वो एक अच्छा काम था। जिसको मतलब जहाँ लोग कहते थे कि यहाँ अगर 370 हटाई गई तो वहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आज लाल चौक पे तिरंगा गर्व से लहराता है। इसमें छोटा सा मेरा मतलब इंटरप्शन होगा कि धारा तो 370 जब हटाने की बात होती है, वो तो चलिए एक बड़े पैमाने पर बोल दिया गया, लेकिन जो दूसरी तरफ इसके बरक्स विपक्ष बैठता है वो कहता है कि धारा 370 के कुछ क्लॉज हटाए गए हैं, धारा 370 नहीं हटाई गई। तो इसको आपने क्लियरली पढ़ा है? नहीं, इसका मैं मतलब इस स्पेसिफिक वो नहीं है, क्योंकि मेरा लॉ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं लॉ का स्टूडेंट भी नहीं हूँ। तो हाँ, तो मतलब वो जो हुआ है फैसला, जो मतलब बहुत अच्छा रहा। अब आप कहेंगे इसमें ख़राब क्या रही। सरकार की जो कुछ कमियां रही हैं वो ये रही हैं कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये जो मतलब कोविड में जिस तरीके से मतलब हमने अपनों को खोया है, उस समय पे थोड़ा और अच्छे से मैनेज किया जा सकता था। नोटबंदी लगाई गई, उसमें मतलब एकाएक शाम को आए और बोल दिया कि ये होगा, कोई तैयारी नहीं थी, लोग ATM में लाइनों में लग के चले गए। तो ये सब जो जगह थी यहाँ पे और अच्छा किया जा सकता था। एक इन पे विपक्षी और सभी आरोप लगाते हैं कि सांप्रदायिक मतलब भावनाओं को ये लोग भड़काते हैं, जिससे कि चुनाव में इनको इसका फ़ायदा मिल सके, ये भी एक मुद्दा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब देखो, बात ये है कि बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, बहुत सारे ख़राब भी काम हुए हैं, और हमको एज ए मतलब एक आम नागरिक के तौर पे अच्छे को अच्छा कहना पड़ेगा और ख़राब को ख़राब कहना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम देते होगे, आपको नंबर्स मिलते होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस सरकार को 10 में से कितने नंबर दोगे? कहना है तो नौकरी अपने आप मिल सकती है। अभी तेजस्वी सरकार ने जो वैकेंसी दिया है, जितनी जल्दी वैकेंसी उन्होंने कराई है, उस तरह से क्या यूपी गवर्नमेंट करा रही है? क्या केंद्र सरकार करा रही है? मैं भाई साहब से ही पूछना चाहूँगा, करा रहे हैं? वो नहीं करा रहे हैं।
2018 की वैकेंसी 2021 में करा रहे हैं, 22 में करा रहे हैं, 23 में करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं भाई? इतना लंबा क्यों इंतज़ार करा रहे हैं? किसी अभ्यर्थी की उम्र ख़त्म हो जा रही है। आपको तो अपना सत्ता शासन चलाना है, और ये केवल एक राजनीतिक पार्टी की हाल नहीं है, सभी राजनीतिक पार्टियों का हाल है। सभी नेता एक चट्टे बट्टे हैं, सभी एक ही थाली के हैं। ऐसा हम लोगों के साथ किया जाता है, बेरोजगार युवाओं के साथ। अभी जो आया था हमारा अग्निवीर योजना, ये कहाँ तक सही है? गांव के लड़के, गरीब लड़के ही तो जाते हैं, और कौन जाता है? किसी नेता का जाता है उसमें? नहीं जाता है। तो हम मध्यम वर्ग के ऊपर तो पेट पे लात मारने वाला सरकार है। अग्निवीर योजना लाए क्यों आप? 4 साल में रिटायर दे रहे हैं आप। तो कहना है कि उनमें से कुछ लोगों को हम परमानेंट नौकरी देंगे। ऐसा क्यों? जो काबिल था पहले भी काबिल था, 15 साल की आप नौकरी देते। अधूरा वाला काम कर रहे हैं आप, और उसी पे हम नारा लगाए बैठे हैं कि भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार कैसे है? आप अधूरी नौकरी दे रहे हैं, वो भी पूरी नहीं है। पूछ ली, उनका जवाब लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। सर, जैसे इन्होंने अग्निवीर योजना के बारे में बोला कि ऐसा क्यों किया, तो पहली बात सर, जो कोई डिफेंस ज्वाइन करता है तो वो सर वहाँ नौकरी आराम करने नहीं जाता है। उसके दिल में एक होना चाहिए, देश के लिए मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। अगर आप एयरफोर्स में जा रहे हैं तो आप इसलिए मत जाइए कि मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, सुंदर बीवी से हो जाएगा शादी, दहेज मिल जाएगा बढ़िया, ये सब करने के लिए आप एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अग्निवीर योजना का मेन एम ये था कि जो वर्किंग फोर्स हो वो जवान हो, क्योंकि बहुत सारे जो वर्किंग फोर्स थे आर्मी में, एयरफोर्स में, वो जवान नहीं रह जा रहे थे। ये स्टेबिलिटी के लिए लोग जो डिफेंस को सिर्फ एक जीवन यापन करने का जरिया समझ रहे थे, उसी को ये सरकार ने ख़त्म करने का, बहुत ही अच्छा तो नहीं बोलूँगा, कुछ लोगों के लिए बेकार है, लेकिन एक तरह से इसका प्लस पॉइंट भी देखिए कि इससे जो हमारी आर्मी में जो लोग होंगे वो मैक्सिमम युवा होंगे, जिससे हमारे देश की सुरक्षा और स्ट्रांग होगी। और लोग आर्मी जो, और इस तरह से क्या होगा ना सर, कि जो रियलिटी में आर्मी के प्रति हैं, जो रियलिटी में एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको रियली में देश की सेवा करना है, पहले लोग इसलिए जाते थे एयरफोर्स में क्योंकि स्टेबिलिटी मिल जाएगी, नौकरी है, 15 साल आराम से ऐश करेंगे, फिर पेंशन मिल जाएगी। तो इसमें वैसे भी लोग चले जाते थे जिनको रियलिटी में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है देश को सर्व करने का, लेकिन बस स्टेबिलिटी के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए जा रहे हैं। सवाल ये है, इसका कहना ये है कि पूरे एक जो लड़का होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, चलो अगर डिफेंस की तैयारी करता है तो उसने पूरे साल मान के चलो तैयारी की, ठीक है, उसके बाद आपने 4 साल उसको नौकरी करवाया, 4 साल के बाद वो फिर क्या करेगा? इसका सवाल ये है। 4 साल के बाद आपको CAPF की जॉब्स में 10% रिजर्वेशन है, आपको एक डिग्री भी मिलती है, एक ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट की आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको छूट मिलेगी, और कहीं भी आप जाएंगे तो उसका एक प्रेफरेंस मिलेगा, और आपके पास सर एक एक्सपीरियंस होगा डिफेंस में काम करने। अगर आप देश की सेवा में, अगर आप आर्मी लाइफ 1 महीना भी जी लेते हैं तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन आ जाता है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। आर्मी हमें इतना सिखा देगी 4 सालों में कि हमें कैसे सुबह उठना है, कैसे काम पे जाना है, कैसे अपनी लाइफ को संतुलित रखना है। तो आर्मी में अगर 4 साल बिता लिए, मतलब आपकी पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई, और जब आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी तो फिर आगे आपको नौकरी खोजनी नहीं पड़ेगी। प्रेडिक्शन वाली बात हो, आप इतने काबिल बन जाएंगे ना कि आपको नौकरी खुद मिल जाएगी। अभी जब यहाँ पर BHU में नहीं पढ़ता था तो इसके पहले मेरा घर यहीं पास जौनपुर में, तो मैं आया था बनारस में कुछ घूमने के लिए आज के 10 साल पहले। तो इतना डेवलप नहीं था, बट उन्होंने डेवलप वगैरह अच्छे से किया है, बिजली वगैरह सब कुछ किया। बट कुछ जगह पे उनका जैसे कमी है, जैसे ये जो बोल रहे थे कि उज्ज्वला योजना में उन्होंने गैस का दाम बढ़ा दिया। मेरा करंटली टाइम जब मैं 10 व 11 में पढ़ता था 10th में, तो उस समय 600-750 रुपये था, उसमें सब्सिडी आती थी। करेंटली में 1000 या 1200 रुपये चल रही है, तो बढ़ा है, पेट्रोल का दाम भी बढ़ा है, लेकिन कुछ जगह कुछ फील्ड में उन्होंने अच्छा काम किया है, तो वोट है। बट अब कोई महंगाई बढ़ी है, लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पर बेहतर काम किया है। रोड्स वगैरह जो हो गए, ये सब काम का और ऑनलाइन वगैरह, ये सब काम को कितने में तेज़ी से करवाने में पूरा काम किया है। एजुकेशन में तो बहुत अच्छा काम किया है, फॉरेन वगैरह तक, मतलब हर चीज़ जगह से जहाँ से जैसे हो सकता था, तो अच्छा सरकार ने काम तो बढ़िया किया। ग्रेजुएशन है वो बेहतर है ना, तो उसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अमन सेठ। क्या करते हो? हम यहाँ पे BSc का कोर्स कर रहे हैं, 2nd ईयर में। एक बार वोट डाला? अभी नहीं। कितने साल के? करेगा 19 हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब पहली बार जब वोट करने जाओगे तो दिमाग में क्या मुद्दे होने वाले हैं? और पहले ये बताओ कि कहाँ से आते हो, मतलब किस ज़िले से? वाराणसी के। यहाँ के बारे में बेहतर समझते होगे। और तो चलो ये बता दो कि इससे कितनी चीज़ें बेहतर हुई हैं वाराणसी के अंदर। अगर अभी मैं BHU को छोड़ रहा हूँ,
बाहर की चीज़ों को देखूं तो साफ़ सफाई से लेकर सड़कों से लेकर के इतना तो चीज़ें याद होंगी, कैसे सड़कें हुआ करती थी कैसी अब हैं, बिजली पानी कैसा हुआ करता था कैसा अब है, तो कैसे बदलाव आया? बेशक ये मतलब कहा जाएगा कि डेवलपमेंट तो हुआ है, हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो विकास हुआ है। यहाँ पे यूपी के पूरे 75 ज़िलों में बहुत सारे विकास हुए हैं, जगह जगह पे मतलब बिजली पहुँची है जहाँ जहाँ नहीं थी। और ऐसा भी है कि मतलब कि अनाज भी मिला है गरीबों को फ्री में। लेकिन फिर ये सरकार एक बात कहती है कि आप उनके पक्ष में न जाइए जो रेवड़ी देते हैं, और फिर यही सरकार उस फील्ड में जा रही है, तो ये थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट चीज़ है। कहना है कि अब ये सरकार कहती है कि रेवड़ियाँ मत बांटो और अपना ही फ्री राशन बांटती है। और अभी आप सुने होंगे तो उनका बयान आया था कि मतलब 5 साल के लिए फिर से वो बढ़ाएंगे, तो इसे हम युवा क्या समझेंगे? आप मतलब एक ही बात पे रहिए ना, दो बात पे रहेंगे तो कैसे चलेगा? डेवलपमेंट तो करते हैं, और देखें ये तो मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशंस भी है वो तो ठीक ही ठाक बोल सकते हैं, अच्छा है। और लेकिन अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है इस सरकार को। अगर हम पूछें अभी पहली बार वोट डालने जाओगे तो एक सीधा सा सवाल कर लें कि आपने कहा कि सुधार की ज़रूरत है, तो अभी 2 साल 2 बार मौका दिया, अभी एक बार और मौका दोगे या कुछ नया चाहते हो? अभी भी देखेंगे तो उनका जो अभी लिस्ट आया कि मतलब क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे, तो उसमें भी अभी बहुत सी कमी है। अभी भी आप देखेंगे तो पॉल्यूशन को लेके कुछ नहीं है, और मतलब कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए कोई भी सरकार बात नहीं करती है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना ये सब के लाइफ संभव नहीं है। सरकार को ये समझना चाहिए। और ऐसा है कि ये चुनाव के टाइम पे सरकार आती है और बड़े बड़े वादे करती हैं, वादे करेंगे और फिर मतलब उसको 1 साल तक मैक्सिमम चला सकेंगे, फिर उसके बाद उसका वसूली ये जनता से करते हैं वो लोग। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हम लोग को मतलब कि ऐसे सरकार चुनना चाहिए जो मतलब कि देश को लंबे समय तक चला सके अच्छे से। ऐसा नहीं है कि मतलब एक टाइम के लिए बहुत प्राइस एकदम नीचे कर दे, फ्री में दे, और फिर वही जनता से वसूले। जैसे आप देखिए सिलेंडर का दाम था पहले कितना कम था, 500 तक था, और सीधे डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो जनता आप वो दुबले पतले। जी, तो मेरा इवेंट ही एथलेटिक्स था, और इस वजह से थोड़ा सा क्या है कि हम लोग को ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें होती हैं। आपसे ही एक और सवाल है जुड़ा हुआ, कह रहा है कि कुछ लड़कों को जानता है जो अग्निवीर में भर्ती हुए फिर उनकी शादी नहीं हो रही है। जी, बात ऐसी जी भैया ने जो बात कही बहुत सही कहा। मेरा भी एक मित्र है जो इस समय 39 जीटीसी में है वाराणसी में। मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे कैंटोनमेंट में तो ज़रूर मैं मिलता हूँ। अभी फ़िलहाल होली पे हम लोग घर पे गए थे, तो जैसे इन्होंने कहा शादी करने में सारी चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कोई भी रहेगा, चाहे हमारी भी बहन हो चाहे किसी की भी बहन हो, अगर शादी करने के लिए जा रहा है तो सारी में सबसे बेसिकली बात यह है कि आपने 4 साल की नौकरी तो कर दिया, आपने 4 साल में उसको ट्रेंड कर दिया। मैंने मान लिया कि 4 साल जो 1 साल में ट्रेनिंग चलती थी, 365 दिन में चलती थी ट्रेनिंग, उसको आपने 90 दिन में उसको आपने सिखाया है। 90 दिन में आपने तो सिखा दिया उसको, लेकिन 4 साल बाद उसको आप बाहर निकाल देंगे, तो 4 साल में तो आप उसको जैसे बाहर निकालेंगे तो फिर से इसके बाद आतंकवादी बन जाएगा। फिर क्या करेगा? जब उसको नहीं कुछ मिलेगा तो फिर क्या करेगा बताइए? अब उसको कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर क्या करेगा वो बताइए हमको। ठीक है, लेकिन आतंकवादी बनने का कोई मतलब नहीं ना भाई, वो अपने देश में रह कर के कुछ और काम कर सकता है। ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि 4 साल की नौकरी है, उसके बाद फिर उसको परेशानी हो सकती है। हालांकि कई चीज़ों में उसको आरक्षण मिलता है, बाद में जा कर के कई चीज़ों में छूट मिलती है, कई % की, है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये इसको आतंकवादी शब्द से जोड़ लेना ये अपने आप में गलत है भाई दरअसल। अभी तो फिलहाल तो कोई अभी मिल तो नहीं रहा है कि नहीं, कहीं किसी प्रकार की कहीं कोई कंपनी में छूट तो अभी मिल नहीं रहा है। अभी तो जस्ट एक जो स्कीम आई अभी तो जस्ट आई है ना सर, आप भी बोल लीजिएगा। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए। भारत 140 करोड़ देश की आबादी है भारत में, ठीक है, थोड़ा सा। तो एक बात बताइए, हम सभी को सरकारी जॉब ही चाहिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट किसको किसको सरकारी जॉब देगी? हाँ, 4 साल का कर दी तो इसमें क्या दिक्कत है? इसके बाद भी तो कहीं ना कहीं कंपनी में अगर आप जाएंगे रिटायर होने के बाद, तो पहले तो आप पैसा लेके आएंगे, मुझे पता नहीं है कि कितना लेके आएंगे, लेकिन पहले तो आप पैसा लेके आएंगे। इसके बाद अगर आप किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे भी बोली है ये कि छूट मिलेगी, वहाँ पे भी जाने पे कहीं ना कहीं छूट मिलेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ। आपको भी लगता है? तो नहीं बनता कि आतंकवादी बन जाएगा। देखिए, जब आप कहीं जाते हैं ना, अगर एक इंडियन मिलिट्री में आप सर्विस दे रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी डिसिप्लिन वगैरह सिखाई जाती है। ये जो प्रॉस्पेक्टस तैयार किया गया ना हमारी गवर्नमेंट द्वारा, बहुत रिसर्च करके तैयार किया गया। देखिए, हमारे पास जो प्रीवियस मिलिट्री पर्सनल हैं उस पर कितना हमारा बजट खर्च होता है, कई लाख करोड़ रुपए उनको दिए जाते हैं। नो डाउट कि ये ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे देश के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इस पे वार करेंगे कि
ये आतंकवादी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी मैं बताता हूँ, मैं उसकी बात को बताता हूँ। दरअसल होता है क्या, हमारे देश में लोग बड़े भावुक हैं, है ना, लोग भावनाओं में बह जाते हैं, तो वो उसकी मंशा गलत नहीं है, वो थोड़ा सा मतलब कि होगा, उसकी कुछ फ़िक्र होगी। जैसे देखो उसने अपने परिवार का भी नाम लिया, है ना, कि हमारे घर से भी कभी कुछ ऐसा होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो हमारा देश दरअसल भावनाओं पे टिका ही है ना, तो लोग भावुक हो जाते हैं, लोगों की परेशानी देख करके या उसको चीज़ें देख करके निकल जाते हैं। जो सर्विस है ना, वो एक बहुत ही क्या कहते हैं, दिल से जुड़ी हुई भारत गवर्नमेंट की सर्विस है। कोई भी उसको इसलिए ज्वाइन नहीं करता कि मुझे पैसे मिल जाएं, मैं फिर पैसे के लिए काम करूं। वो अपनी देश के लिए काम करना चाहता है। अब उसको वो देश के लिए मौका मिल रहा है, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। अब 4 साल का दिया जा रहा है, 4 साल में बहुत कुछ सीखता है। आप 4 साल कॉलेज में पढ़ने आते हैं, कोई डिग्री लेके जाते हैं, क्या आप सीखते नहीं हैं? क्या उसके बाद आपको तुरंत जॉब मिल जाती है? आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, सब लोग करते हैं। उसके बाद उन लोगों के अंदर इतनी काबिलियत डेवलप की जाएगी, जिसकी वजह से वो आने वाले समय में अपने लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये है कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बिल्कुल अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, मेरा मानना है कि आप शब्द को मत पकड़िए, अब उससे आगे निकलिए। मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है चीज़ों को, कि जो अभी जो हमारा सर्विस, अगर उससे रिसर्च करोगे ना, आप पाओगे कि मिलिट्री में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ साल सर्विस देने के बाद अपने आप को रिटायर कर देते हैं। तो बहुत कम लोग बचते हैं जो कि अपनी सर्विस कंटिन्यू रख के काफ़ी दूर तक जाते हैं। उसके दौरान में ये जब रिसर्च किया गया, ये एक बंडल कमेटी बना के इस पर रिसर्च किया गया कि कैसे हम इस चीज़ को कम करें, और उसको, जैसे कि अब बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह होते नहीं हैं, फिर भी अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है उन सब चीज़ों की। तो ऐसा ना कहें कि ये ख़राब इनिशिएटिव है, ये फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ये अच्छे के लिए है। पूछना चाहूँगा कि अगर 4 साल तक आप इंडियन गवर्नमेंट के आर्मी में अगर जा रहे हैं, तो इतना बढ़िया ट्रेनिंग मिल रही है आपको, आपकी बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया जाता है, आपके स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है, तो कैसे हम आतंकवादी बनेंगे, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आर्मी में रहने के बाद डिसिप्लिन अच्छा सीखता है और वो कहीं पर भी जाकर किसी भी फील्ड में काम कर सकता है, नो डाउट। लेकिन थोड़ा कुछ शब्दों से हमें बचना चाहिए और एक शब्द को पकड़ के हमें आगे भी नहीं बढ़ना चाहिए। हालांकि जवाब देना चाहते हैं, दे देंगे। बड़े भाई, आप आर्मी की तैयारी किए हैं कभी ग्राउंड में रनिंग किए हैं? कितना आर्मी मतलब आर्मी में है तो रनिंग की आप गए हैं खुद ग्राउंड? बिल्कुल गए। अभी मेरे साथ पढ़ने वाले जो दोस्त हैं वो भी आर्मी में काम। दौड़ा है आपने कभी दौड़ा है? मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जब एक मिनट रुकिए, जॉब अगर पा जाऊँ तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है। अगर एक दिन में ही हाँ बड़े भैया सुनिए, वो आर्मी का, उसकी बातों को मैं उसको वो गलत शब्द बोला, उसको मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, एक सुन तो लीजिए। हाँ, उसने गलत बोला। दूसरी चीज़, वो खुद आर्मी का रेसर है, कई बार उसने भर्ती को क्वालिफाई किया, कई बार रनिंग निकाला है और कई बार वो मेडिकल और पेपर तक गया है। उसकी बात नहीं, उसके मन में आक्रोश है, क्रोध है, उसकी वजह से ये शब्द बोला है, उसकी गलती नहीं है। ठीक, अब रही बात अग्निवीर की हाँ नहीं, वो उन बातों को जो है सही तरीके से रखना चाहता, तो जो वो बात है वो सही नहीं है बिल्कुल। चाहता था उस चीज़ को पाना चाहता था। अगर किसी को कुछ चीज़ नहीं मिलता है ना, तो बहुत सारा गुबार निकलता है। करना चाहिए, उसको मैंने क्लियर कर दिया। वो हो सकता है, हो जाता है, तिरंगा लहरा सकता है, उसके कण में भारत के लिए समर्पित है, ठीक है, बदल नहीं रहा है। और रही बात अग्निवीर को समर्थन करने के लिए, रुक जाइए, अग्निवीर को समर्थन करने के लिए, अग्निवीर कहीं से भी हमारे देश के लिए सही नहीं है। ये गलत है, ये नीचे लेवल के लिए है, ऊपर के नीचे। सुन, आप पूरे इंटरनेशनल कंट्री को आप देखेंगे ना, जो पहले रखा जाता था ना, क्या होता है, ढेर सारा नौकरियां सिर्फ आर्मी सेक्टर में ही दे दिए जाए, सबको उसी में नौकरी दे दीजिए। आप चाहते डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैयार कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल आने वाले समय में हम डेवलप्ड कंट्री से नहीं जी रही है ना, ठीक है। 5 किलो राशन पे अमेरिका नहीं जी रही है। हाँ, तो 5 किलो राशन पे जिस 75 साल हम लोग को आज़ाद हुए हो गया ना, तब भी जनता 5 किलो राशन पे समझ लीजिए। तो क्या आप वही चीज़ कंपेरिजन कर रहे हैं अमेरिका से? तो 5 किलो राशन पे अमेरिका मतलब इंडिया जैसे वो कर रहा है ना, तो आगे आप समझा सकते हैं। आप जैसे आप बोल रहे हैं कि अमेरिका के तुलना में हमारे भारत से तुलना करेंगे कि आपसे अपने नीचे से तुलना करेंगे। अब बात आप कर रहे हैं 5 किलो राशन की। अब जो लोग ये 5 किलो राशन देने का मतलब सिर्फ ये उपयोग नहीं है कि आपको अपंगु बना दिया जाए। उनके देने का मतलब ये है जो अभी कमज़ोर हैं, आर्थिक है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, कम से कम उनको तो दिया जाए। उसमें तो सीधा कहा गया है कि उनके लिए बनाया गया जो गरीब हैं। अब आप गरीब नहीं है तो मत लीजिए 5 किलो राशन। क्यों ले रहे हैं आप 5 किलो राशन?
इनका एक सेकंड, इनका सीधे तौर पे रुक जा भाई, इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि पंगु नहीं बनाया जा रहा है राशन दे करके। अगर आप गरीब नहीं हैं तो मत लीजिए, अगर आपको खाने की समस्या हो, रोज़गार की समस्या हो, अगर वो कमा नहीं पा रहे हैं तो आप राशन ले लीजिए, सरकार आपके लिए है। मतलब कहने का है ये है कि अगर आप गरीब हैं तो सरकार आपको भूखा नहीं सोने देगी। इनका कहने का मतलब यही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सरकार शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे दोनों पे ध्यान देना चाहिए। इस अप्रैल से 800 दवाएं ऐसी हैं जो मूल रूप से महंगी की जा रही हैं, तो सरकार इस पे भी ध्यान दे। और रही बात ये जो भैया बोल रहे हैं, ठीक, कि अपंग नहीं बनाया जा रहा है, यही मोदी जी थे 2013 से पहले आधार कार्ड को भी बता रहे थे कि लोग ला रहे हैं तो ऐसे करेंगे वैसे कर रहे हैं, अपने ला दिए वो योजना, तो उनके लिए सही है। ठीक, जैसा कि जो 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल की बात आई तो वहाँ से मेन कंसेप्ट आता है। ऐसे तो तमाम जो कि 1952 में ही चला था, कम्युनिटी हेल्थ को करके सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चला था, वहीं से है कि जिसको खाने के लिए नहीं उसको गवर्नमेंट का है उत्तरदायित्व, तो गवर्नमेंट देगी। इसी को लेकर सेन ने जो प्रोफेसर सेन ने 1998 में उनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए अर्थशास्त्र मिला था, तो उन्होंने क्या कहा कि जो FOA करके है एक, जो है कि उसके थ्रू बोले कि जिन लोगों को सोसाइटी में जो लोग जितने भी लोग हैं आपके व्यवस्था में, जिनको खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, उनकी व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी, कोई भी सरकार होगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी करेगी या भाजपा कांग्रेस करेगी, बसपा करेगी या सपा करेगी, कोई भी सरकार हो आप करेगी, कोई भी, ये ऐसा नहीं है। एक वेलफेयर स्टेट सबका अधिकार है, जो भी आदमी है वहाँ पे 80 करोड़ को दे रहे हैं खाने के लिए, या 23 करोड़ लोगों को दिया जाना चाहिए 2013 के एक्ट के हिसाब से। अभी मान लीजिए 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल है चीज़ें, लेकिन अगर मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, सब खुश है भाई। उसके साथ तमाम चीज़ें देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया है, रेल पे कितना अच्छा काम किया है। ठीक है, लेकिन ये जो आपकी बात है ना, इससे एक सवाल ये खड़ा होता है कि आपने कहा कि 23 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। थोड़ा बहुत राजनीतिक हो सकता है ना, लेकिन जो विदेशों में हमारी छवि बनती है इससे कि हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो यानी कि 80 करोड़ लोगों के पास खाने की दिक्कत है। आप समझ रहे हैं ना ये बात? नहीं, दिक्कत की बात ही नहीं यहाँ पे है। पहले क्या था, इससे पहले जो UPA की सरकार थी, जो अभी इंडिया गठबंधन है, उसके टाइम में खुद ही कहा कि ये राजनीतिकरण है। हम उस पर आ रहे हैं, हम कहाँ उस पर पीछे हट रहे हैं। हम राजनीतिकरण नहीं बोले, मैंने राजनीतिक दृष्टि से भी हो सकता है, ये लोग सोचते हैं, हम कहाँ सोचते हैं। देखिए मेन चीज़ जानते हैं वहाँ कहाँ से कन्फ्यूजन है। देखिए जैसे कि 5 किलो अनाज की अगर बात है, या 10 किलो 20 किलो जो भी कह रहे हैं हमारे छोटे बड़े भाई, जैसे भी वो अपने जगह कितना सही है, उनका अपना है सोचना। ये भाई बोले हैं सरकार के पक्ष में भी, पक्ष में, हम किसी के पक्ष विपक्ष की बात, अपनी बात रखो, कोई पक्ष नहीं। आप कहाँ पूछना क्या चाहते हैं? इतना बड़ा सवाल आपसे पूछा, अभी आपने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं 23 करोड़ लोगों को राशन देना चाहिए, लेकिन 80 करोड़ देखते हैं ना भाई। हमने ये बोला कि लोग राजनीतिक दृष्टि देखते हैं 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। क्या करते हैं आप? अभी तो हम मान लीजिए सिस्टम अभी हैं, रिसर्च में है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अखिलेश कुमार है। हाँ, क्या आपका प्रश्न क्या था? ये था कि आपने कहा कि भाई राशन देना जो है वो बेहतर है। इन्होंने कहा 23 करोड़ को देना चाहिए, 80 करोड़ को बट रहा है। वो कह रहा है कि अमेरिका से कंपेयर मत करिए, क्योंकि वहाँ की देखिए अर्थव्यवस्था किस तरह से, हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह। हम डेवलपिंग कंट्री है तो हम डेवलप्ड कंट्रियों से अपनी तुलना करते हैं। और रही बात राशन वगैरह देने के लिए, और विदेशी मीडिया हमारे बारे में क्या कहता है, उस पर आप ध्यान देंगे तो वो हमारे बारे में कभी ये नहीं सोचेंगे कि हमारी इंडिया जो है ना जिस लेवल पे है उसी लेवल पर है। वो आज भी हमको कैसे ट्रीट करते हैं मालूम है? जैसे कि हम लोग जंगलों से आए हुए हैं। यू आर इंडियन, बुलाइए ना हमसे, हम बात करेंगे। चाहे जिस फॉरेनर से आपसे आप बात करवाइए, हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छे ढंग से बात करेंगे। 1 मिनट आपको बता रहे हैं कि जो आप 23 बिलियन या फिर ये सब जो चीज़ें हैं ना, अब यही जो विदेशी मीडिया है वो हमारे गवर्नमेंट के बारे में लिखती है कि वहाँ लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है। अब यही विदेशी मीडिया है कह रही है कि लोगों को अन्न बांटा जा रहा है। ये तो दोहरीकरण हो गया ना, चरित्र का दोहरीकरण हुआ ये। तो आपको देखने का नज़रिया है, ये तो कोशिश की जा रही है, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे जो इंसान वो चाहता है ना कि हमारे यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको प्रॉपर फूडिंग किया जाए। ये तो अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, अब ये भी आप लोग कहें कि इसे राजनीतिकरण है तो अपना अपना सब आपके साथ ही बोल, साथ ही नहीं है। देखो उनका अपना पर्सनल विचार हो सकता है, मेरा पर्सनल विचार है। मैं पूरा ओवरऑल देख के इस चीज़ पे रख रहा था। बाकी मेन चीज़ है ना, जैसे कि क्या था, पूरी बात बोलिएगा लेकिन आप अधूरी छोड़ दे। हम अधूरी बात नहीं छोड़ेंगे, पूरी बात बोलेंगे। देखिए क्या है ना कि पहले UPA में क्या था कि जो भी MSP पे गवर्नमेंट लेती है, चावल, धान, गेहूँ, जितना भी MSP की 23 फसलें हैं, उसमें से कितनी फसलों पे लेता है या कैसे क्या है, 1-2 फसल ज़्यादा कम बता सकते हैं। और वहाँ पे जानते हैं क्या है, सरकार
पहले क्या करती थी, स्टॉक सड़ जाता था। नहीं, आप देखे थे 2013 में कोई झारखंड में वो बच्ची खाने के लिए वो कुछ हो गया था। अब तो यही लोग कहे कि यार इतना अनाज सड़ गया, क्या हो गया क्या नहीं, बच्ची मर गई बेचारी या जो भी था। उसके बाद 14 में सरकार बदली है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें हुई हैं। तो सरकार का एक चीज़ ये सही है कि अगर कुछ चीज़ें हमारी ख़राब हो रही हैं, कुछ चीज़ें फेंकी जा रही हैं, तो उसको हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। यूटिलाइज़ करने की इन द सेंस कि अगर 23 करोड़ लोगों को ज़रूरत है, हमारे पास 80 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए है, हम सबको दे देते हैं भाई, सब लोग खाएं, सब पढ़ें, सब बढ़ें। ज़्यादा हो गया इसलिए बांट, ज़्यादा नहीं, स्टॉक में है तो क्या करेंगे, सड़ाएंगे, या तो सड़ाएंगे या तो बांटेंगे। तो सड़ाने से अच्छा बांट दे। सरकार का ये काम तो कुछ हद तक सही है। जैसा कि मैं सारी शासन का, सारी राजनीतिक पार्टियों का विरोध नहीं करता हूँ। कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी, जो हमारे रोड, हमारा जो सड़कें हैं वो व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं। हमारे इधर के मनोज सिन्हा जी हैं, मनोज सिन्हा जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। 2 मंत्रियों का मैंने नाम गिनाया कि हमारे इधर बहुत अच्छा काम किए हैं, मनोज सिन्हा जी और नितिन गडकरी जी, इनका काम बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़, इस तानाशाही का जो मैं बता रहा था, विरोध कर रहा था कि विपक्ष में ही हूँ। केवल शासन में जो योजना है, शासन की जनधन योजना जो चलाई गई थी, बहुत अच्छी योजना थी, जिनसे हर गरीब तबका जुड़ा था, क्योंकि बैंक में सबके खाता नहीं हो पाता था। 500 रुपये भर के और लगा के खाता खुलवाते थे, वो जीरो बैलेंस पे हुआ, सबका खाता खुला, आधार कार्ड बना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो पहचान के लिए बहुत अच्छा बना। जनधन योजना की, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कर रहा हूँ। फिर आधार कार्ड आया, आप किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट के सारे या किसी तरह आप उसका परिचय प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना बहुत अच्छी है। तो केवल मैं उसका विरोध नहीं, कई शासन, हर व्यक्ति का 2 चेहरा होता है, और ये चेहरा है भाजपा का कि जो इन्होंने देश हित में बहुत अच्छा काम किया। जनधन योजना जो लाया था इन्होंने, और जो योजना बता रहा हूँ, रोड का बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और कुछ मांग है भाजपा गवर्नमेंट से, जो शिक्षा में जो टैक्स लगाया गया है उसे ख़त्म कर दें। शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। हर गरीब वर्ग खाने को कम मिले, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, इधर आ जाइए, क्या बोलना चाह रहे थे आप, उनकी बातों को जवाब। जैसे हमारे बड़े भाई बोले हैं कि 23 करोड़ जनता को राशन मिलनी चाहिए, या हाँ तो मिलनी चाहिए, हम भी चाहे उस पर सरकार का मुहर रहना चाहिए, ना कि अपना पर्सनल जो झूले में बांट रहे हैं तो उसमें पर्सनल अपना लगा के जो फोटो लगा के बांट रहे हैं, तो वो एक तरह से प्रचार कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं वो राशन बांट, लेकिन आज के समय में हम लोग 75 साल पहले से, मतलब 75 साल हो गए आज़ाद हुए, इस समय इतना रोजगार दे रहे हैं लोगों को, 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाना ही ना पड़े, ऐसा कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है कि अभी तक वैसा नहीं हुआ। हम लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा के उस पर वोट दे रहे हैं। बस हम यही कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम शशि भूषण यादव और मैं यहाँ पे 2य वर्ष का छात्र हूँ। ये वर्ष किस कंप्यूटर एप्लीकेशन मेरा एप्लीकेशन में। आपसे ये चाह रहा हूँ कि पिछले 10 सालों के कामों को अगर आपसे आंकने को बोलूँ, वोटर हैं आप या नहीं? हाँ, वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर है हमारा इस बार। वोटर हैं तो बहुत बढ़िया। अब इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो मुद्दे क्या होंगे, और मुद्दे होने के लिए आपको पिछले 10 सालों को आंकना पड़ेगा, है ना, कि कितना बेहतर काम हुआ या क्या हो सकता था या अभी क्या बाकी है, कुछ इस चीज़ के बारे में बात। देखिए, अगर मुद्दों की बात करते हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है कि युवाओं के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, वो है रोज़गार का मुद्दा। और रोज़गार में बेसिकली बात करें तो सरकारी नौकरी का बात। अगर हम देखें लगातार पिछले 5 वर्षों में तो रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली, अभी शायद रेलवे की वैकेंसी हम देखेंगे कि निकली है, लेकिन जो उसकी भी सीट्स देखी जाए काफ़ी लिमिटेड है। मतलब देखा जाए तो जहाँ 5 साल में लाखों वैकेंसी आनी चाहिए, वहाँ पे देखा जाए तो उसका 10% या 5%, 5 से 10 हज़ार में ही वैकेंसी आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और ये भी विचार करना चाहिए कि ये वैकेंसी अभी क्यों आ रही है, बीते 5 साल में क्यों नहीं आया। जब चुनाव को आता है तो वैकेंसी आ जाती हैं। अभी आप देखेंगे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, चुनाव आया तो वैकेंसी आ गई, उसमें भी क्या हुआ, धांधली हुई, पेपर लीक हो गया, री एग्ज़ाम हो गया। री एग्ज़ाम कहने की बात कही, और एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा कौन जानता है, किसको जानकारी इसके बारे में। सरकार को इस चीज़ों पर विचार करना चाहिए। और रही बात युवाओं के बीच में मुद्दा देखो तो एक ही है, बस रोज़गार का, और कुछ नहीं। और जैसे कि भैया ने कहा कि शिक्षा की, तो भाई शिक्षा की बात सही है, युवा जो टैक्स लिया जा रहा है उस पर कम किया जाना चाहिए। लोग उसकी बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, शिक्षा तो बेहतर होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, किसी की भी सरकार हो। लेकिन लोग बोल रहे थे अब महंगाई की जब बात हुई
तो कुछ लोग बोल रहे थे कि उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बहुत बांटे गए जो पहले नहीं बांटे गए थे, अब अगर बांटे गए हैं तो उन्हें भरवाने के लिए महंगे कर दिए गए हैं सिलेंडर। तो इन दोनों में से किस बात को बेहतर माने, क्योंकि जब उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं तो इस बात से आप गुरेज नहीं कर सकते। हुआ करती थी भाई, घर में खाना बनता था चूल्हे पर तो आँखों में समस्या होती थी, घर की महिलाएं ही चूल्हा संभालती तो उनको परेशानियां होती थी। अब हालांकि बहुत हद तक उन परेशानियों से लोग निजात पाएँ। देखिए, जैसे अब उज्ज्वला योजना की बात करते हैं और महंगाई की बात करते हैं, तो मैं बलिया से आता हूँ। उज्ज्वला योजना की शुरुआत बलिया से की गई थी। तो मैं वहाँ के जब लोगों से मिला तो पहले जो लोग जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, कहीं ना कहीं उनसे बिचौलिए लोग एक पैसा हटने का काम किए थे। ये आंखों देखी बात है, सामने देखी बात है। उसमें बिचौलिए थे, पहले वो तो पैसा लिए, फिर उनका नाम डाले कि भाई इनको उज्ज्वला योजना की बेनिफिट दी जानी चाहिए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि महंगाई तो बिल्कुल बढ़ा है। मोदी जी कहते हैं 400 पार हम सीट लाएंगे, सीट की बात नहीं करते हैं, उस सिलेंडर की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल की बात करते हैं। जो आज पेट्रोल 100 का मिल रहा है उसको हम 400 पार करेंगे 2024 जीतेंगे। तो दाल की बात करते हैं, चावल की बात करें, जो आज 50 रुपये किलो मिल रहा है उसको हम 400 पार करेंगे। अब इस बात को गौर किया, कहीं ना कहीं ये छिपा हुआ है। 400 पार क्या, पूछिए उनसे ना आप कि 400 पार किसकी बात कर रहे हैं। तो सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, वो पेट्रोल डीजल की दरों की बात कर रहे हैं, वो दाल की बात करो, चीनी की बात, हर चीज़ 400 पार जाएगी, महंगाई और बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। और जो युवा है मतलब उनके अंदर भी होना चाहिए, जनता के अंदर होना चाहिए कि मुद्दों को भांपे। मुद्दा को बहका दिया जाता है, हर समय बहक जाते हैं। रेशन की कैसे महंगाई कम की जा सकती है जो आप लोग दावा कर रहे हैं? महंगाई कम की जा सकती है। देखो, हाँ, सरकार जैसे देखा जाए महंगाई का मतलब महंगाई बढ़ती ही क्यों है। अगर हम बात करें एमएसपी की, महंगाई बढ़ने के कारण क्या, महंगाई बढ़ने कहीं ना कहीं सिस्टम में एक खामियाँ हैं। तो कहीं हमसे सरकार हो गई या गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कुछ ऐसी खामियाँ हो जा रही है जिनके कुछ बिचौलिए आ जाते हैं। यही बीच में कुछ ऐसे घपला कर देते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, उससे चीज़ों के दर महंगे हो जाते हैं। ये हमारे साथ बीएचयू के कुछ छात्र थे, अलग अलग पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पर। और छात्रों की बात बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है चूँकि शिक्षित होते हैं, पढ़ते हैं, दुनियादारी के बारे में पढ़ते हैं और लगातार किताबें पढ़ते रहते हैं। और किसी भी चीज़ को जानना उसके लिए किताबें पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है, वो चाहे फिर आप केमिस्ट्री की पढ़ें या इतिहास की पढ़ें। तो इन जो छात्रों ने की है, चाहे पक्ष में रखी हो विपक्ष में रखी हो, लेकिन सबसे बेहतर ये रहा कि इन लोगों ने एक एक मुद्दे पर बहुत ठीक से बड़े विस्तार से अपनी बात रखी। और इनकी बात जो है वो विपक्ष को तो सुननी ही चाहिए, इसके बरक्स सरकार को भी सुननी चाहिए, प्रधानमंत्री को भी सुननी चाहिए, गृह मंत्री को भी सुननी चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं और क्या अभी बेहतर है, उन्हें और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि बीएचयू के छात्रों की अगर बातें सुनी जाएं तो बहुत हद तक सिस्टम में चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। यहाँ पर लोगों ने अग्निवीर के बारे में अपनी बात खुल करके रखी, जो 5 किलो राशन बांटा जा रहा है उसके बारे में अपनी खुल करके बात रखी, स्वास्थ्य को लेकर के बात रखी, शिक्षा को लेकर के बात रखी। यानी कोई भी मुद्दा यहाँ से अधूरा नहीं गया, यहाँ पर हर चीज़ के बारे में बात हुई और बेहद विस्तार से बात हुई, बेहद अच्छी बात हुई। अब देखना ये है कि इन छात्रों की बातों को सरकार कितना सुनती है और कितना इस पर इम्प्लीमेंट करती है, और विपक्ष कितना सुनता है, वो किस तरीके से अपनी बातों को जनता के लिए संसद में या विधानसभा में रखता है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है जो भी हो बेहतर हो, और जैसा भी होगा वो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल बीएचयू से रविशंकर के साथ गौरव।